स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमने ये रिएक्शंस करी हैं इनका इंटरनल मैकेनिज्म कैसा होता है कि एक्चुअली में ये रिएक्शन मतलब किस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं और कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हम इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। तो हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक है SN1 मैकेनिज्म और एक है SN2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दो मैकेनिज्म बोलते हैं, एक SN1 मैकेनिज्म, एक SN2 मैकेनिज्म। अब देखो दोनों में अंतर क्या है बताता हूँ मैं आपको लोगों को। देखो SN1 का मतलब मैं बता दूं आपको। S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये सीखा होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जिसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब एक बंदे पे ही, एक रिएक्टेंट पे ही उसकी पूरी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट पे ही। मेरी बात समझिए बात को मेरी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब पूरी रिएक्शन एक रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? SN1 मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे इसको? SN1 मैकेनिज्म। और SN2 का मतलब क्या हो गया? S सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब हो गया हमारा यहाँ पे बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर मतलब कि जो दोनों रिएक्टेंट पे आपकी रिएक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम पहले SN1 मैकेनिज्म सीखते हैं, फिर SN2 मैकेनिज्म सीखेंगे। तो SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। मैंने कब बोला? मैंने कहा जी ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक टर्सरी हैलाइड है। एक आपके पास टर्सरी हैलाइड है, आपने जाना KOH, तो मैंने पढ़ा दिया कि भाई आपको KBr बाहर निकल जाएगा, OH अंदर आ जाएगा। बट एक्चुअली में इतना सब आसान काम नहीं रहा होगा, इसके लिए और हमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। क्या होता है देखो, ये हमारे अल्कोहल बन गई, पर एक्चुअली में क्या हुआ होगा, इसमें दो स्टेप में रिएक्शन हुई होगी। अगर मैं इसका SN1 मैकेनिज्म करने जाऊं तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई होगी। कैसे कैसे हुई होगी दो स्टेप में रिएक्शन? देखो ऐसे SN1 मैकेनिज्म के अनुसार स्टेप नंबर 1 में क्या रहा होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या रहा होगा कि पहले इस ग्रुप से, जो आपका टर्सरी हैलाइड ग्रुप है, इसका क्या बना होगा? कार्बोकैटायन बना होगा। क्या बना होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बना होगा इसका। मेरी बात समझिए आप लोग, क्या बना होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब कि क्या है, देखो ये ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप है हमारे पास, ये देखो ये चीज है, ये वाला बॉन्ड है। तो आपको पता है इसमें क्या रहा होगा, इसमें क्या हुआ होगा कि जो मेरे पास ये वाला बॉन्ड है वो ये ग्रुप लेकर चला गया होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर ये चला गया होगा। इस मतलब इसके ऊपर क्या बन गया? CH3, CH3, ये CH3 के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये Br नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। समझिए बात को। तो ये आपके पास क्या बन गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बन गया आपके पास? ये टर्सरी कार्बोकैटायन। अब मेरी बात समझो, अब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, एक तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन कमी है थोड़ी सी, तो क्या होगा इसमें से KOH में से आपको पता है OH क्या है? नेगेटिव पार्ट है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है एक तरीके से। लिविंग ग्रुप तो जा चुका है, लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है। अब तुम्हारा कौन सा बचा है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो जहां इस न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पॉजिटिव चार्ज देगा वहां वो अटैक कर देगा। तो देखेगी कि किस तरीके, ये देखेगा कि टर्सरी कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब मैं बड़े अंदर रिएक्ट अटैक कर दूंगा जाकर उसके ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 2 में हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि बड़ा आसान काम हो जाएगा। आप देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाएगा, ये बना है आपका कंपाउंड CH3CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर OH नेगेटिव आपका ये देखो अटैक कर देगा। तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 और ये आपका OH बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? अब इतनी ये सिंपल दो स्टेप की रिएक्शन है, तो दो स्टेप की मतलब मैकेनिज्म एक तरीके से इसका। तो पहले स्टेप में सिंपल क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, बन गया। तो अब मैं इसको नाम क्या बोल रहा हूँ? मैं SN1 मैकेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ? मैं SN1 मैकेनिज्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो पूरी स्टेप 1 पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो इसका रेट है वो पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि आपका कार्बोकैटायन कितनी जल्दी बन जा रहा है। सिंपल सी बात है कि कार्बोकैटायन जितनी जल्दी बन जाएगा वो इसको क्या सिर्फ अटैक ही तो करना है बस खाली। वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब कार्बोकैटायन बने और कब मैं उसको अटैक करूं जाकर। मेरी बात समझ रहे हो?
तो इसलिए इसका नाम रखा गया SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि पूरी तरीके से ये स्टेप नंबर 1 पे ही डिपेंड कर रही है, इसका स्टेप 2 से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो नाम दिया गया SN1 यूनिमोलिकुलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है कि कब ये लीविंग ग्रुप हटे, कब न्यूक्लियोफाइल बने, और कब आपका कार्बोकेटायन बने, और कब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। मेरी बात समझ गए? स्टेप नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, स्टेप नंबर 1 से पूरा लेना देना है, इसलिए इसका नाम रखा गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ इस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है आपकी रिएक्शन। ओके, ठीक, इसका नाम रखा गया SN1 मैकेनिज्म। अच्छा, अभी कुछ बातें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने गौर किया होगा कि इस जो पहले स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन बना हुआ है वो Br नेगेटिव निकल गया, तो एक तरीके से वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है, एक तरीके से वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है, वो दोबारा भी तो अटैक कर सकता है, वो तुम्हारा दोबारा भी तो अटैक कर सकता है उसी के ऊपर। भाई वो भी देखेगा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, मैं जहां से गया हूं क्या पता मैं दोबारा वहीं चला जाऊं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसके लिए जो हमने सॉल्यूशन में डालते हैं, जो पूछते हैं कभी कभार कि इस सॉल्यूशन में ये जो रिएक्शन होती है वो किस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में होती है, तो इसमें हम डालते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये आपकी दूसरी बात बनेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं इसके अंदर, ताकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो आपका न्यूक्लियोफाइल गया है उसके चारों ओर एक वो केज सा बना ले, पिंजरा सा बना ले, ताकि दोबारा रिएक्ट ना कर पाए और आने वाला न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम से अटैक कर दे। एक दो बात तो ये हो गई हमारी, ठीक। तीसरी बात मतलब क्या बात है कि जो आने वाला बंदा है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तुम्हारा फ्रंट से। फ्रंट मतलब देखो पीछे से अटैक करने के बाद चांस कम है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, CS3 ग्रुप, CS3 ग्रुप, CS3 ग्रुप, बहुत बल्कि ग्रुप हो जाते हैं, तो पीछे से अटैक नहीं करेगा, ये आपका फ्रंट अटैक करता है। मतलब सामने से जहां पे देखेगा कि मेरे पास वहां रुकावट नहीं है, वहां रिपल्सन कम है, तो आराम से सामने से अटैक करता है। इसीलिए जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, जो ये ज्योमेट्री बनेगी इसकी, वो बनेगी रिटेंशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब बिना कोई ज्योमेट्री चेंज करे, जहां से Br गया हुआ है वहीं पे OH आकर लग जाएगा, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रिटेंशन प्रोडक्ट। हो गई 3 बातें क्लियर? अब इसके बाद जो लास्ट बात मैं बता रहा हूं मैं आपको, इसका अगर रेट आपको लिखना पड़ जाए, रेट कैसे लिखोगे? आपने पढ़ा केमिकल में रेट कैसे लिखते के, अब सिर्फ इस पर डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रही है। तो एक तरीके से क्या हो गया, CS3 का कितनी बार देखो, 1 2 3 होल थ्राइस और Br, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रही है, OH का कोई लेना देना नहीं है, तो हम OH वगैरह इसमें नहीं लगाएंगे। ओके, मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ये तुम्हारा मैंने मोटा मोटा SN1 मैकेनिज्म तुम्हें बताया है। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कि मैंने आपको इसमें क्या बताया है कि देखो कि जो आपका वो बना हुआ क्या कार्बोकेटायन बना हुआ है वो कितना स्टेबल है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन। तो मैं बात करूं, अगर मैं टर्सरी कार्बोकेटायन बनाता हूं, मैं देखो मतलब मैंने लिया टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड से क्या बनेगा? टर्सरी कार्बोकेटायन। अगर मैं सेकेंडरी लेता हूं, सेकेंडरी से क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ये जब निकलेगा तो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, और जब मैं प्राइमरी लूंगा तो मेरा क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। मेरी बात नहीं समझी आप लोग? तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि क्या कि जो टर्सरी कार्बोकेटायन है वो आपका बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसकी तरफ 3 CS3 ग्रुप लगे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट दोबारा बताता हूं मैं, इसमें कितने इंडक्टिव इफेक्ट हैं? 3 इंडक्टिव इफेक्ट हैं जो कि इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करेंगे जाकर। ये CS3 अपना इलेक्ट्रॉन हल्का ट्रेड करवा देंगे इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कार्बोकेटायन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा जाकर। तो 3 इंडक्टिव इफेक्ट आप बस इतना लिखना कि इसमें टर्सरी वाले में कितने हैं? 3 इंडक्टिव इफेक्ट हैं। इसमें कितने हैं? सर दो ही अटैच है, देखो H नहीं करता कभी भी, H इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करता, तो सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं। तो इसमें कितने हैं? 2 इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें कितना है? सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? इसके अंदर सिर्फ 1 इंडक्टिव इफेक्ट है। तो जितना कार्बोकेटायन पे जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपका टर्सरी वाला काफी स्टेबल है, फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन आएगा इसका। ओके, समझ के बात को मेरी? ये आपकी क्या है? SN1 मैकेनिज्म। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपनी SN2 मैकेनिज्म। हमने SN मैकेनिज्म में देखा, अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म। देखो SN2 का मतलब यहां पे हमारे पास S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, ओके, और
एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ओके। और 2 का मतलब यहाँ पे होता है हमारा बायमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम्हारे पास 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें उस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा दोनों प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। इसको हम बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला CH3Cl और इसमें डाल दिया मैंने KOH, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा और OH अंदर चला जाएगा। तो अगर इस टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है तो SN2 के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग CH3Cl और KOH इस रिएक्शन की जो रेट है वो इन दोनों प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। इसके लिए अगर आप रेट निकालोगे इसका, तो रेट जो रहेगा तुम्हारा वो हमेशा बराबर रहेगा K इक्वल टू में दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है SN2 मैकेनिज्म, ठीक। देखो स्टूडेंट, अब इसका मैकेनिज्म देखो, SN1 में हमने देखा था कि वो स्टेप जो रिएक्शन थी वो तुम्हारी 2 स्टेप की रिएक्शन थी, लेकिन जो SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। होता क्या है कि देखो मैं अगर बताऊं तो मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया, मैंने क्या लिया, CH3Cl लिया, तो आपको पता है CH3Cl की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। और जो आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, मान लो मैंने लगा दिया OH नेगेटिव, तो आप इस OH नेगेटिव के पास अटैक, इस कार्बन पे अटैक करने के 2 रास्ते हैं, या तो वो फ्रंट अटैक मारे, ठीक है। तो वो फ्रंट अटैक करने के लिए अगर मान करने जाता है तो उसको बहुत सारी रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। क्यों रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि क्लोरीन जो ग्रुप लगा हुआ है उसके पास अपने लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये फ्रंट अटैक मारता है तो इसको भारी रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, तो फ्रंट अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो बैक अटैक से। तो बैक अटैक की मतलब क्या है कि देखो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप है, उसका इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बन पाता है। सामने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं चीज को, स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है। तो पीछे से अगर ये अटैक करेगा, अगर ये बैक अटैक करेगा तो इसको बहुत ही कम हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो बड़े आराम से पीछे अटैक कर देगा। अब देखो जैसे वो अटैक करेगा ना, तो पता है क्या होगा, जैसे वो अटैक करेगा सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री बदलेगी, मतलब जो किसी टेट्राहेड्रल है वो टेट्राहेड्रल ना रहकर कैसे देखो बन जाएगी, ट्राइगोनल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक। धीरे धीरे देखो ये बॉन्ड लगा रहा हूं मैं, ये Cl का बॉन्ड आ रहा है और धीरे 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 वो OH ग्रुप इसके ऊपर अप्रोच कर रहा है। मतलब क्या है, तो जैसे बैक अटैक किया, इस कार्बन में बैक अटैक किया OH ने, तो धीरे धीरे वो कार्बन की तरह अप्रोच कर रहा है और तुम्हारा धीरे धीरे क्लोरीन निकल रहा है। मेरी बात समझ के, ये बनती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट, ये बनती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बड़ी ही मोर रिएक्टिव होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना कि इसकी जो हाइब्रिडेशन बनती है वो sp2 होती है और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लान। अब क्या होगा देखो, सिंपल सी बात है, कार्बन में 5 बॉन्ड तो रहेंगे नहीं, धीरे 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 ये OH पूरी तरह इसके ऊपर अटैक कर देगा और पूरी तरह क्लोरीन पूरी तरीके से यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये रहा OH इधर लग जाएगा। मेरी बात समझ गए हो, मेरी बात समझ गए हो? तो ये तुम्हारी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल आपने बताया मैं तुमको, ये तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म है। हमारा बैक अटैक होता है, ठीक है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट में तुम्हारे जो वो मॉलिक्यूल रहेगा उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2 और जो शेप बनेगी तुम्हारी वो है ट्राइगोनल प्लानर। धीरे धीरे पूरी तरह OH पूरी तरीके से कार्बन से जुड़ जाएगा और Cl पूरी तरीके से निकल जाएगा। इतना सीरियस में कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अब तुम्हें इतना समझना है कि यहाँ पे OH कहाँ है, OH नेगेटिव पीछे से अटैक किया हुआ है, तो लास्ट में जो ज्योमेट्री रही है यहाँ पर वो स्टार्टिंग में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी देखो इसकी, और जब आपका कंपाउंड बन गया तब भी उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जो ग्रुप लगा हुआ था वो फ्रंट लगा हुआ था, यहाँ पर वही ग्रुप बैक लग गया है। मेरी बात समझ गए, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास 2 स्टेप की रिएक्शन, हम ये एक ही स्टेप में होगा सारा काम, तो ये हमारी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है इसीलिए, ठीक है। और इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें कोई केस बनता नहीं है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात ठीक समझ गए? देखो अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करती है तुम्हारी स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो सिंपल, पहले निकाला गया क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन में एक भी हमारा कार्बन चेन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन चेन ही होती है बस खाली। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर अटैक बड़े आराम से, पीछे से अटैक बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि बहुत कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये सबसे अच्छा SN1 शो कर, SN2 तुम्हारा शो करेगा, ठीक है। फिर बात करूँ मैं प्राइमरी है, प्राइमरी में सिर्फ तुम्हारा एक CH3 ग्रुप है जो कि थोड़ा बड़ा ग्रुप हो जाता है, तो फिर बैक से अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके बाद एक्टिविटी इसलिए हमने रखा प्राइमरी का। टर्सरी में देखो और दो बड़े ग्रुप लगे हैं, CH3 ग्रुप, और देखो 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। CH3 ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप तुम्हारे होते हैं, तो इस बल्कीनेस की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए इसके बाद तुम्हारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आएगा वो सेकेंडरी वाला आएगा। और टर्सरी वाले में अगर बात करूं तो उसमें तीनों ही ग्रुप बहुत है, CH3 ग्रुप लग गए, देखो ये CH3 ग्रुप लग गया और ये CH3 ग्रुप लग गया। इसका मतलब है कि पीछे से अटैक भी कम पॉसिबल है और फ्रंट से अटैक भी कम पॉसिबल है, मतलब इसके स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सबसे कम रिएक्टर तुम्हारा इसमें टर्सरी अल्कोहल वाला होगा अकॉर्डिंग टू SN2 मैग्नीशियम। ओके ठीक। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिए इनको। तो आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन, देखो बड़ा आसान है। इसमें आप कार्बन चेक करो, देखो ये वाला कार्बन है और ये कार्बन यहाँ लगा, तो ये वाला कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी। तो किसको फॉलो करेगा तुम्हारा? SN1 को। और यहाँ पे देखो इसके संग ये हाइड्रोजन किस कार्बन यहाँ पे लगा, ये कार्बन किससे कनेक्ट है? इससे कनेक्ट है, तो ये वाला कौन सा कार्बन हो गया आपका? प्राइमरी। तो ये किसको फॉलो करेगा? इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। ये कौन सा तुम्हारा? सेकेंडरी। तो किसको फॉलो करेगा तुम्हारा? SN2 को। ये कौन सा? ये वाला कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो किसको फॉलो करेगा? ये SN1 को। टर्सरी वाला ये कार्बन कौन सा होगा तुम्हारा? टर्सरी कार्बन हो गया। यहाँ चेक करो, देखो यहाँ पे चेक करो, तो ये वाला कार्बन इसके संग एक तो H रहा और एक H मेरा यहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, और एक C लगा हुआ, तो ये कौन सा होगा तुम्हारा? प्राइमरी एक तरीके से। तो प्राइमरी है तो किसको फॉलो करेगा? SN2 को। यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे एक कार्बन ये रहा, इसके संग एक कार्बन ये रहा और एक H यहाँ पे लगा हुआ बॉन्डिंग पूरी करने के लिए, तो तुम्हारा कौन सा हो गया? सेकेंडरी। तो इसके अकॉर्डिंग वाला कौन सा बनेगा? SN1। आसान है, ठीक।